अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और बार बार एक ही मैसेज आपको दिया जा रहा है, एंड दैट इज़ टू स्टे होम एंड स्टे सेफ। और यही हम कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू to save ourselves and our family and everyone around us as a society overall। यही हम जो है वो बेहतरीन तरीका जो है अडॉप्ट कर सकते हैं to save the lives of the people around us and for ourselves as well। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपसे कल कमिट किया था कि आज इंशाल्लाह हम अपनी जो फर्स्ट पोएम है वो शुरू करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पोएम शुरू करते हुए जो है, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि पोइट्री मैं ख़ुद भी बहुत एक एन्जॉयबल चीज़ समझता हूँ। और जिस चीज़ को आप खुद एंजॉय करते हैं उसको पढ़ाते हुए भी, उसको कम्युनिकेट करते हुए, दूसरों को बताते हुए भी जो है वो आप एक सर्टन सॉर्ट ऑफ पैशन या सर्टन सॉर्ट ऑफ एन्जॉयमेंट जो है वो फील करते हैं। तो इंशाल्लाह हम बड़े मज़ेदार अंदाज में पढ़ेंगे इसको और आप लोगों को भी जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं जी आज की हमारी पहली जो पोएम है। जैसे हम अपने टेक्स्ट में कह रहे थे कि हम क्या करते थे, तीन खानों में जो है, तीन हिस्सों में जो है उसको डिवाइड कर लेते थे अपने बोर्ड को। और उस पर हम क्या करते थे, एक में मानी लिखते थे, एक में सिनोनिम्स, एक में उर्दू मीनिंग लिखते थे, एक में सिनोनिम्स लिखते थे, और एक पर हम क्या करते थे जो ग्रामर से रिलेटेड हमारा काम होता था उसको हम देखा करते थे। तो यहाँ भी तकरीबन उसी से मिलती जुलती फॉर्मेशन जो है वो हम चलाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता दूं कि पोएम्स पढ़ते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को साथ उसकी जो एलाबोरेशंस हैं, उसकी जो क्या लें इंटरप्रिटेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो हम ओवर एंड अबव जाके करेंगे। मतलब ओवर एंड अबव जाके करने का मतलब ये है कि शायद वो चीज़ें उस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत महसूस ना हो, इस वजह से कि एग्ज़ाम में हमारे पास जो लाइंस हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। लेकिन उस पोएम की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से या उस पोएम को समझने के हवाले से जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं वो चीज़ें। क्योंकि मैं लिटरेचर के हवाले से ख़ास तौर पे हमेशा कहता हूँ कि इसमें आपने सिर्फ समझना नहीं है, 2 नंबर का सवाल याद नहीं करना। दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ एडिंग लिटरेचर इनटू योर सिलेबस। ये मकसद ही नहीं है। मकसद ये है कि आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक सर्टन सॉर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट उसको इनकलकेट किया जा सके, उसको एडप्ट किया जा सके, एक आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा किया जा सके। आसान लफ्ज़ों में अगर आप कहें तो आपकी शख्सियत के अंदर ना एक जिसको कहते हैं कि इल्म की एक जो ताजगी है, एक फ़रहत है, एक उसकी एनलाइटनमेंट है आपकी पर्सनैलिटी में, वो ऐड होनी चाहिए। और यही लिटरेचर का जो है वो पर्पज़ है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उसको देखते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको बहुत सारी चीज़ों को समझें भी और उनसे लुत्फ़ भी उठाएँ। सो ये पर्पज़ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे जी, यहाँ भी एग्जैक्टली हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, थोड़े बहुत वेरिएंस के साथ। यहाँ हम सबसे पहले सिनोनिम्स ऐड करेंगे। सिंबलिज्म ये ऐड करेंगे। अब सिंबलिज्म क्या होता है, कुछ चीज़ें साथ साथ आपको बताता जाता हूँ कि आपको याद रहें चीज़ें। सिंबलिज्म ये है कि आप शायरी के अंदर जब भी आप ख़ास तौर पे शायरी का तज़किरा करते हैं, ओवरऑल वैसे लिटरेचर में, लेकिन लिटरेचर में भी ख़ास तौर पे शायरी में
आपको अलामतों का सहारा लेना पड़ता है। आप चीज़ों को बाज़ औक़ात, क्योंकि आपके पास अल्फाज जो हैं बहुत महदूद होते हैं। जब आप नसर लिख रहे होते हैं, जब आप प्रोज़ लिख रहे होते हैं, शॉर्ट स्टोरी जैसे हमने पहले पढ़ी, या ऐसे लिख रहे होते हैं, या नावल लिख रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके पास नंबर ऑफ़ वर्ड्स बेतहाशा होते हैं। आप उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। जितने मर्जी आप जो है ना वो 600 सफ़ा में नावल लिख दें अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, यू कैन डू इट। ठीक है, मैं 1 मिनट मास्क उतारूँ सो दैट यू कैन फील दैट एक्सप्रेशन ऑफ माई फेस इज़ वेल। जब आप नावल लिख रहे होते हैं ना बेटे, तो उस वक्त आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। आप चाहें तो 600 सफ़े लिख मारें अपने उस एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, आप शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं तो शॉर्ट स्टोरी में भी आपके पास एक कंसिडरेबल मार्जिन 10-12 सफ़े जो हैं, इससे ज़्यादा भी समटाइम, इससे बड़ा अफसाना भी हो जाता है, लेकिन कम से कम इतने सफ़े जो है वो आपके पास ज़रूर होते हैं अपने मैसेज को, अपनी थॉट को, अपनी बात को बयान करने के लिए। लेकिन जब हम शायरी की बात करते हैं तो शायरी में बहुत लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, बहुत ही मुख्तसर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक गज़ल में, एक पोएम में शायद समटाइम्स तो 100-150 वर्ड्स में वो सारी की सारी पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब जितने वर्ड्स आप अफसाने की या नावल की या ऐसे की 2-4 लाइनों में आप लिख लेते हैं ना, क्योंकि उसमें तो आप थ्रू आउट द लाइन लिख रहे होते हैं, तो जितने आप वर्ड्स उसकी 2-4 लाइनों में लिख लेते हैं उतने वर्ड्स में शायद पूरी पोएम कंप्लीट हो जाती है। उसी पोएम के अंदर आपने सारी की सारी थॉट भी बयान करनी होती है, अपने सारे का सारा मतलब भी बयान करना होता है, और एक्सप्रेशन की ब्यूटी भी कायम रहने देनी होती है। मसलन मैं 1-2 शेर आपको सुनाता हूँ उर्दू के, सो दैट के आप अंदाज़ा कर सकें कि शायरी में एक्सप्रेशन किस कदर ज़रूरी है, और उस एक्सप्रेशन का फिर हम सिम्बलिज़म से उसको रिलेट भी करेंगे कि सिम्बलिज़म फिर क्यों वहाँ पर आता है। देखिए, एक शेर है, एक ही जुमले को या एक ही तरह के लफ्ज़ों को आपस में बस हेर फेर किया और जुमला उसने बिल्कुल बदल दिया। और कहते हैं कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। ठीक है, कि यही तो दुख है कि वो पूछता नहीं है कि आपको क्या गम है। अगर वो ये पूछ ले तो फिर तो सारे गम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो एक ही जुमले को, एक ही सेट ऑफ वर्ड्स को उसने थोड़ी सी फॉर्मेशन उसकी बदली है और अपनी पूरी की पूरी बात जो है वो क्या की है, वो कम्युनिकेट कर दी है। तो इसमें सिंबलिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंबलिज़म जो है वो आपको हेल्प आउट करता है अपनी बात मुख्तसर से, के बाज़ औक़ात आप चीज़ों को खोल के नहीं कहना चाह रहे होते। ठीक है, वाज़ेह अंदाज में किसी चीज़ को नहीं कहना चाह रहे होते, लेकिन आप हल्का सा इशारा, हल्की सी अलामती इजहार उसका करते हैं, सिम्बॉलिकली किसी चीज़ को बयान करते हैं, और आप एक बहुत बड़ा आइडिया, एक बहुत बड़ी थॉट जो है उसको बड़ी सादा लफ्ज़ों में जो है कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है सिम्बलिज़म करेंगे। और थर्ड में जो लिटरेरी टेक्निक्स पोइट ने इस्तेमाल की हैं। लिटरेरी टेक्निक्स क्या होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हैं। पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमिली है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ये डिफरेंट लिटरेरी टेक्निक्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ पोएम्स में जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी की सारी जो है लिटरेरी टेक्निक्स भी जो है वो हम इसमें करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं जी अपने पहले स्टेंजा से। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, कहते कि मैं सुनता हूँ कि पत्ते जो है वो पानी पी रहे हैं। ठीक है, बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बार बार आपको जब हम टेक्स्ट पढ़ते थे तो उस वक्त भी बताता था कि यहाँ पर रिच का मतलब क्या है। यहाँ पर रिच का मतलब है फर्टाइल। अच्छा, अब रेन को पढ़ाना इसलिए भी मुश्किल होता है
कि ये आपने ऑलरेडी 9th या गालबन 10th में, आई डू नॉट रिमेंबर बिकॉज मेरा 9th 10th के साथ विद ड्यू अपॉलजीज इतना इंटरेक्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे उसके सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आई हैव फेंट मेमोरी के शायद 9th या 10th में कहीं, दोनों में से कहीं किसी एक जगह जो है वो द रेन है आपके सिलेबस में शामिल है। तो इसलिए इसको दोबारा पढ़ाना जो है वो मुश्किल होता है, पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ाना। सो इंशाल्लाह जब मैं इसको पढ़ाऊँगा तो यू विल फील कि हाँ हमने आज जो है इसको एक नए अंदाज में, नए स्टाइल से जो है वो पढ़ा है। तो यहाँ पर रिच का मतलब जो है वो, वैसे रिच का मतलब क्या होता है? वेल्दी, एफिलेंट। यहाँ रिच का मतलब क्या है? यहाँ रिच का मतलब है फर्टाइल, ग्रीन। ठीक है। आई हैव लीज ड्रिंकिंग रेन, कहता है कि मैं देखता हूँ कि पत्ते जो है वो बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हैव रिच लीव्स ऑन टॉप, और मैं जो है ये भी देखता हूँ कि जो सब्ज पत्ते हैं, जो जरखेज़ पत्ते हैं, दे आर ऑन द टॉप, गिविंग द पोर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। ठीक है। और वो अपने नीचे, यहाँ पर पुअर का मतलब जो है यहाँ पर जो पुअर का मतलब है उसका मतलब है जी वीक लीव्स, कमज़ोर जो पत्ते हैं, येलो लीव्स, जर्द पत्ते, उनकी बात हो रही है। गिविंग द पोर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कि वो क्या कह रहे हैं? नीचे कतरा कतरा पानी जो है वो नीचे जो गरीब पत्ते हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, टिस जो है मैं उधर लिख देता हूँ, ये इट इज़ को पुराने दौर में जो क्लोकियल इंग्लिश थी उसमें क्या कहते थे? टिस। ठीक है। तो टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कि ये बड़ी खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत शोर उसको लगता है जब वो देखता है कि वो इन ग्रीन लीव्स जो हैं वो ऊपर होके पानी पीते जा रहे हैं और नीचे वालों को थोड़ा थोड़ा पानी, कतरा कतरा पानी जो है वो देते जा रहे हैं। सो ये तो इसकी ट्रांसलेशन थी। अब हम इसके मीनिंग्स पर आते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू इट्स मीनिंग, एक चीज़ आपको बता दूं जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। कोई भी जो पोएट है ना बेटे, वो अपनी शायरी के ज़रिए लामुहाला अपनी ज़ात का इजहार करता है, अपनी ज़िंदगी का इजहार करता है, अपनी ज़िंदगी के जो दुख, तकलीफ़, महरूमियाँ या खुशियाँ, दोनों में, ईदर वे, उनको रिप्रेजेंट करता है। सो पोएट की अपनी ज़ात जो है वो उसकी शायरी में छलक रही होती है, वो उसकी शायरी में नज़र आ रही होती है। ठीक है। अब अगर हम W.H. डेविस की बात करें, जो कि इस पोएम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि हमने पहले स्टैंजा थोड़ा पढ़ लिया, तो उस स्टैंजा को एक्सप्लेन करने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। W.H. डेविस जो है, ही वॉज अ वेरी पुअर पर्सन, ऑल हिज लाइफ ही लिव्ड इन पॉवर्टी। ठीक है। और उसने अपनी ज़िंदगी में जो है इवन इस हद तक गुर्बत देखी कि ही हैड टू बेग, भीख मांगना पड़ी। ही वॉज अ बेगर बाय प्रोफेशन। ठीक है। पेशे के एतबार से क्या था? भिखारी था। तो उसकी वो जो ज़िंदगी की में जो गुर्बत का दुख है वो आपको उसकी शायरी में भी नज़र आता है, क्योंकि उसने खुद सारी ज़िंदगी, ही वॉज अ पुअर लीव, ही हिमसेल्फ वॉज अ पुअर लीव। ठीक है। वो खुद एक पत्ता, गरीब पत्ता था। ठीक है। अभी चल के मैं आगे बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो चूँकि ख़ुद उसने गुर्बत ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी, इसलिए उसको गरीबों की महरूमियों का, गरीबों की जो मसाइल थे, गरीबों की जो मुश्किलात थी, उनका बहुत अच्छी तरह से क्या था? अंदाज़ा था। और उसने इसी को एक्सप्रेस किया है थ्रू आउट द पोइट्री। और ये पोएम जो है द रेन जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी इसकी एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। अब इस बैकग्राउंड के बाद अब ज़रा स्टैंजा पे आते हैं। सबसे पहले मैं इसका सिंबलिज्म डिस्कस करता हूँ। इसमें जो रिच लीव्स हैं,
दे आर द सिंबल ऑफ बल्कि इसको मैं रेड में लिखूं, जो रिच लीव्स हैं दे आर द सिंबल ऑफ रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, और यहां पर जो रेन है दैट इज द साइन ऑफ ब्लेसिंग्स और रिसोर्सेज, दैट इज द साइन ऑफ ब्लेसिंग और रिसोर्सेज। कि बारिश से क्या होता है, बारिश ही को एब्जॉर्ब करके, बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करके पौधा क्या होता है, हरा भरा होता है, उसमें एक ताजगी आती है, उसमें एक फ्रेशनेस आती है, उसमें खूबसूरती, उसमें ब्यूटी ऐड होती है, ठीक है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑल दैट रिसोर्सेज। तो रेन इज द सिंबल ऑफ रिसोर्सेज। और अगर मैं उस साइड पे जाऊं आपके लिटरेरी टेक्निक्स के हवाले से, तो इसमें जो ड्रिंकिंग रेन है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है, लिख देता हूं इधर, कि personification is a literary technique by which you associate the qualities of living things with नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। कि ये पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप लिविंग थिंग्स के साथ ऐसी चीज़, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ सॉरी, ऐसी चीज़ें एसोसिएट कर देते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी क्वालिटीज़ एसोसिएट कर देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए होती हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए पोइट्री में एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते, डिफरेंटली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब मैं अगर आपको अब मुझे 2 मिनट दें, तो आपने कभी सोचा इस बात को, ये हमारे पोइट्री के पहले लेक्चर्स हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैं पोइट्री को एक्सप्लेन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आप अगर ये फील कर रहे हैं कि सर तो पोएम तो पढ़ा ही नहीं रहे, हमें पता नहीं क्या गप्पे लगाए जा रहे हैं, नहीं, हम पहले पोइट्री का पूरा एक कह लें कि फ्रेमवर्क जो है उसको समझेंगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये सर्टन चीज़ें क्यों हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पोइट्री में मैं वैसे ही एक बात कह रहा हूँ, आप कभी अगर नोटिस करें ना तो पोइट्री क्या है, बेसिकली इंसानी जज्बात का इजहार है, ठीक है। अब इंसानी जज्बात टोटल 10-12 ही हैं, ठीक है, मगर क्या क्या कौन से इंसानी जज्बे होंगे, मोहब्बत होगी, नफ़रत होगी, हसद होगा, गुस्सा होगा, और क्या होगा, जेलसी होगी, ठीक है, और कोई इस तरह के कीना होगा, मैक्सिमम आप कर लें रश्क होगा। तो ये 10-12 जज्बात से ज़्यादा नहीं है।
इन 10-12 जज्बात को भी अगर आप ग्रुपिंग इनकी करना चाहें ना, तो बेसिक 2 ही ग्रुप्स हैं मैं हमेशा कहता हूँ। एक क्या है लव और एक है हेट्रेड। ऐसे ही है ना, लव और हेट्रेड या लव और लोदिंग, मोहब्बत और नफरत ही है ना बेसिकली। तो 2 जज्बे यही हैं। मसलन अगर आपका कोई दोस्त कोई कामयाब होता है तो आपको क्या होती है, खुशी होती है। और अगर आपका कोई दुश्मन कामयाब होता है तो आपका दिल सड़ जाता है। आप कहते हैं यार ये क्यों कामयाब हुआ, ठीक है, इसको नहीं ऐसा करना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव डन दैट, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है कि दोस्त कामयाब हो रहा है तो उससे आपको मोहब्बत है, तो मोहब्बत के नतीजे में जो जज्बा एक्सप्रेस हो रहा है वो क्या है, खुशी का। और जिससे आपको नफरत है उसकी कामयाबी पे जज्बा क्या एक्सप्रेस हो रहा है, वो हसद का, कीने का, एंगर का समटाइम। तो बुनियादी तौर पे जज्बात 2 ही हैं, मोहब्बत है या नफरत है। लेकिन जो असल इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे लगती है, आप देखें कि इन 2 जज्बात के होते हुए भी, सिर्फ 2 जज्बात के हज़ारों साल से पोइट्री लिखी जा रही है और आज भी आप उससे बोर नहीं होते, है ना मज़े की चीज़। आप दुनिया का कोई और टॉपिक देख लें, आप 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे, उसके बाद वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पोइट्री या लिटरेचर ये ऐसी चीज़ है कि हज़ारों साल से ये दो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, या मोहब्बत डिस्कस हो रही है, नफरत डिस्कस हो रही है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, इसके बावजूद आप उसको पढ़ते चले जा रहे हैं। मसलन चलें एक और एग्जांपल दे देते, जस्ट 1 मोर एग्जांपल, फिर हम वापस इस पे आते हैं उस पे कि पर्सोनिफिकेशन वगैरह या लिटरेरी टेक्निक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप जब मूवी देखते हैं ना, ड्रामा देखते हैं, तो आपको पता होता है, उसकी स्टोरी पता होती है, ऑलरेडी पता होती है। आप कहेंगे सर ये तो नहीं होता है। देखो 99% मूवीज ड्रामास की स्टोरी क्या है, हीरो हीरोइन और विलन, ये स्टोरी होती है ना। एक एंड पे हीरो है, एक एंड पे हीरोइन है, एक एंड पे विलन है। और हमें ये भी पता होता है कि एंड पे हीरो ने अकेले नहीं खाली मुक्के मार मार के अगले 250 गनमैन जो हैं उनके, अगला बंदा फुल 250 गन्स लेके आया हुआ है और हीरो नहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो मुक्के मार मार के उन 250 गनमैन को क्या करता है, भगा देता है, और अल्टीमेटली हीरोइन ने उसी के साथ ही जाने, ये भी हमें पता होता है। लेकिन इसके बावजूद हम टाइम निकाल के, पैसे खर्च के, वक्त बर्बाद करते हैं, जाके सिनेमा में मूवी देखते हैं, ड्रामा में घर पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ड्रामा देखते हैं। क्यों? हालांकि स्टोरी हमें पता होती है, लेकिन वो क्यों देखी जाती है, वही स्टोरी बार बार क्यों देखी जाती है, वही इन्हीं 2 टॉपिक्स के गिर्द जो घूमने वाली स्टोरी है वो बार बार क्यों देखी जाती है? उसकी वजह होती है एक्सप्रेशन, इजहार, कि वही स्टोरी जो है एक नए अंदाज में बयान की जा रही होती है, एक नए अंदाज में डिस्क्राइब की जा रही होती है। मुझे उसके एक शेर बड़ी अच्छा उम्दा मुझे याद आ गया, पोइट्री करते हुए जो है, जब हम पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको साथ हर लेक्चर में कोई एक आध शेर सुनने को ज़रूर मिलेगा जो उससे रेलेवेंट होगा। मुझे इस बात में ना, एक्सप्रेशन वाली बात पे, एक सैफुद्दीन सैफ हमारे उर्दू के बड़े मशहूर शायर थे, उनका एक शेर मुझे बड़ा अच्छा याद आता है। कहते कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ठीक है, कि दुनिया में कोई बात जो है वो नई बात नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, या एक और शेर इसी से रेलेवेंट है कि एहसास के अंदाज बदल देते हैं वरना, एहसास के अंदाज बदल देते हैं वरना, आंचल भी उसी तार से बनता है कफन भी। ठीक है, कपड़ा तो सेम ही होता है, उसका एहसास उसका एक्सप्रेशन उसको चेंज कर देता है। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन, ये बाकी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारा रियल असल टॉपिक है, ये हम क्यों ऐड करते हैं? ये हम ऐड करते हैं कि आपकी जो बात है उसमें एक ब्यूटी ऐड हो जाए, उसमें खूबसूरती ऐड हो जाए। मसलन आप कहते हैं कि जी चांद निकला हुआ था, ये भी एक बात कहने का अंदाज है।
एक आप कहते हैं कि चांद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये एक डेलिकेट बात है, ये एक मुनफरिद बात है। अब ये जब कोई बंदा पढ़ेगा, अब मैं बाहर निकला और चांद चमक रहा था, मैं बड़ी डाल सी बात लगती है, बड़ी बोगस किस्म की, बड़ी फजूल किस्म की बात लगती है। अच्छा ठीक है, निकला हुआ था चांद, फिर क्या हो गया, ठीक है। लेकिन इसी बात को जब आप यूँ बयान करेंगे ना कि मैं चांदनी रात में बाहर निकला और चांद की जानिब नज़र दौड़ाई और चांद भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। अब ये जब आप बात करेंगे तो इस बात की डेलिकेसी, इस बात की ब्यूटी कुछ और है। इसीलिए हम पर्सोनिफिकेशन और बाकी दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। गॉट इट? तो अब उसने ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया बेसिकली कि ड्रिंकिंग रेन। अब पत्ते जो है वो पानी नहीं पी सकते, ठीक है, बट उसने ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया, ठीक है जी। अब ये भी याद रखिएगा कि रिच लीव्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? रिच पीपल। रेन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पुअर पीपल को, ब्लेसिंग्स को, रिसोर्सेज को। और जो आपके पुअर लीव्स हैं, दे रिप्रेजेंट poor people of the society। और ये जो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप देना है ना, अब ये तो नॉर्मली हमें बता दिया जाता है, ये 2-3 चीज़ें बता दी जाती हैं। असल कहानी यहाँ शुरू होती है। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप क्या है? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप रिप्रेजेंट्स चैरिटी। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चैरिटी को। अब जरा इस लाइन को पढ़िए, कंसिडरिंग कि W.H. डेविस क्या था? ही वॉज अ बैगर। अब वो अपनी जिंदगी के तजुर्बे को बयान कर रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, दैट द रेन इज फॉलिंग, दैट द रिसोर्सेज आर फॉलिंग। बरसात हो रही है, रिसोर्सेज की क्या हो रही है? बरसात हो रही है। देयर आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब तो दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। कि एक तरफ दुनिया के 8 लोग जो हैं वो क्या हैं? वो दुनिया के 50% वेल्थ को, 80 लोग, सॉरी 8 कह रहा हूँ, दुनिया के 80 लोग जो हैं वो दुनिया की 50% वेल्थ को कैप्चर किए हुए हैं। ओनली 80 पीपल आउट ऑफ 7.3 बिलियन पीपल, सिर्फ 80 लोगों के पास दुनिया की 50% से ज़्यादा दौलत है। और इसी को वो कह रहे हैं, द रिच लीव्स आर ऑन द टॉप एंड दे आर ग्रैबिंग, दे आर हैविंग, दे आर कंज्यूमिंग ऑल द रेन, ऑल द ब्लेसिंग, ऑल द रिसोर्सेज। वो क्या कर रहे हैं? वो सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या किए जा रहे हैं? खुद ब खुद जो है, खुद उनको कंज्यूम किए जा रहे हैं, खुद एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। एंड गिविंग द पुअर बीनीथ, और अपने नीचे जो मौजूद जो गरीब पत्ते हैं, जो गरीब तबका है। गरीब तबका कौन है? द मिडिल क्लास, द लो मिडिल क्लास, और इवन द पुअर क्लास। वो क्लास जिसको कौन रिप्रेजेंट करता है? जिसको W.H. डेविस खुद भी रिप्रेजेंट करता है। ही हैज़ लिव्ड इन दैट क्लास, ही नोज द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ दैट क्लास। वो खुद उस तबके से बिलोंग करता है। भिखारी है, बदतरीन उसने गुर्बत अपनी ज़िंदगी में देखी है, और वो खुद उसको जो है पर्सनल उसका एक्सपीरियंस है, और उसने सारी तकलीफ़, सारी मुसीबतें, सारी मुश्किलात, वो सारी की सारी उसने खुद देखी हुई हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? दैट ऑल ऑफ देम, द रिच पीपल, द रिच लीव्स, द ग्रीन लीव्स, दे आर ऑन द टॉप एंड दे आर ग्रैबिंग all the resources, they are extracting all the resources, they are looting and plundering, लूट रही हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज को, क्या कर रहे हैं? अपने पास कैप्चर किए हुए, ठीक है। एंड दे आर गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। अब यहाँ तक तो समझ आ जाती है। ये चीज़ें अब आगे नहीं बताई जाती, ठीक है, इसलिए नहीं कि नज़र लग जाती है, ठीक है, वो भी तो है ना, ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती। ये इसलिए नहीं बताई जा रही, ये इसलिए नहीं बताई जाती कि वो लिंक हम उनको शायद उस तरह से नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या किसी भी तरह। बट हम इंशाल्लाह, मैंने आपको बताया
कि हम पोइट्री को बड़ी तसल्ली बख्श अंदाज में पढ़ेंगे। वी हैव टाइम लकीली इनफ बिकॉज अब प्री फर्स्ट ईयर से हमने शुरू किया, अर्ली स्टार्ट लिया हुआ है, तो वी हैव टाइम इन आवर हैंड, हम उसको बड़ी मज़ेदार अंदाज में पढ़ेंगे। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। अब ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप क्या है? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप क्या है जी? चैरिटी। कि वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत एहसान कर देते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स में हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैं वैसे लिख रहा हूँ इधर, दैट इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है कि आप ग्लास भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, जब बिल्कुल वो टॉप पे पहुंच जाएगा ना, और फिर भी अगर उसमें कुछ और ऐड होगा तो वो बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो क्या होगा? वो थोड़ा नीचे गिर जाएगा, और वो जो नीचे गिरेगा वो क्या मिलेगा? वो आपके लोअर तबका जो है, जो लोअर सोसाइटी है, उसको मिलेगा। कि पहले आप जो सरमायादार है, पहले जो रिच पीपल हैं, उनको क्या करें? उनकी तिजोरियाँ भरते जाएं, ठीक है, उनको पैसे बांटते जाएं, उनको उनके लिए हर तरह के कंफर्ट्स, हर तरह की पॉलिसीज़ उनके लिए डेवलप करते जाएं। जब उनकी तिजोरियाँ भर जाएंगी, जब उनकी क्या लें कि ख़जाने जो हैं उनके भर जाएंगे, उस वक्त क्या होगा? वो थोड़ा थोड़ा आपको भी नीचे जो है वो गरीबों को भी देना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो ये इसके बारे में वो कहता है कि दिस इज चैरिटी। अब अगली दो लाइंस बहुत मज़े की हैं, और उन्हीं दो लाइंस में इस पूरे स्टेंजा की ब्यूटी है। और माजरत के साथ मैं कहता हूँ कि हमारा टीचर और हमारा बच्चा दोनों ही इन लाइंस को मिस कर देता है, ठीक है, मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूँ ये बात। वो क्या जी? इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर। अब एक उसने वर्ड यूज किया यहां पर, मैं उसको उधर लिखता हूं, स्वीट नॉइज। इसको हम वैसे कहते हैं ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होते हैं? It is a combination of two It is a combination of two different terms, two opposite terms, कि दो मुख्तलिफ टर्म्स को हम क्या करते हैं? हम उसमें कंबाइन कर देते हैं। मसलन ऑक्सीमोरोन की एग्जांपल्स क्या हैं? फुली एम्प्टी। अब क्या होगा? या तो कोई चीज़ फुल होगी, या कोई चीज़ क्या होगी? या कोई चीज़ क्या होगी? बिल्कुल फुल होगी। तो या फुल होगी या एम्प्टी होगी, दोनों सूरतों में कोई एक चीज़ होगी। फुली एम्प्टी जब हम कहते हैं तो हम दोनों को क्या करते हैं? बिल्कुल दो ऑपोजिट टर्म्स को, दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को क्या करते हैं? हम मिला देते हैं, ठीक है। जैसे हम एक और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जेन्युइनली इनजेन्युइन, ये क्या है? सही मानों में गलत चीज़ है, असल फेक चीज़ ये है। अब या तो कोई चीज़ फेक होती है या क्या होती है? असल होती है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि असल खालिस, असल जो ना खालिस चीज़ है, असल फेक चीज़ जो है, असल दो नंबरी यहाँ पे हो रही है। अक्सर हम अपने डेली गुफ्तगू में भी इस्तेमाल कर, यार असल फ्रॉड ये हो रहा है,
अब फ्रॉड असल नहीं होता। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड तो ऐसी चीज़ होगी ना जो असल नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, यार असल 2 नंबरी इधर हो रही है। भाई 2 नंबरी असल नहीं हो सकती, लेकिन ये हम समटाइम्स यूज़ करते हैं। तो ये ऑक्सीमोरोन उसको कहते हैं, स्वीट नॉइज़। अब ये ऑक्सीमोरोन क्या है? देखिए, नॉइज़ कैन नॉट बी स्वीट, नॉइज़ तो स्वीट नहीं हो सकता ना, एंड समथिंग दैट इज स्वीट दैट कैन नॉट बी नॉइज़। जो चीज़ मीठी लग रही है सुनने में वो नॉइज़ नहीं हो सकती, और जो नॉइज़ है वो क्या है, वो मीठी नहीं हो सकती। सो ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा कहने की वजह क्या थी? उसने इसको स्वीट नॉइज़ क्यों कहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम नॉर्मली आंसर नहीं करते, और इसको हम आज आंसर करेंगे भी नहीं, इसको हम करेंगे कल आंसर। ठीक है, कल तक आपको थोड़ा सस्पेंस रहेगा कि पता नहीं स्वीट नॉइज़ में ऐसी क्या बात थी, और स्वीट नॉइज़ में बात है, क्योंकि ये जो स्वीट नॉइज़ है ना, ये जो उसने वर्ड यूज़ किया, ये स्वीट नॉइज़ ही बेसिकली उसकी सारी फिलॉसफी की जान है। ठीक है, जो उसने ऊपर इस पूरी पोएम में बयान की है ना, उस फिलॉसफी की जान ही स्वीट नॉइज़ है। ठीक है, तो हम इसको कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और अपनी पोएम को जो है इंशाल्लाह कल हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, खुश रहें।